Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 28 नवंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पेनेयर रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। आपको याद होगा परसों के वीडियो में मैंने पॉलिटी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब का रिवीजन आपका करवा दिया था। तो आज उसी को लेकर एक प्रश्न आपके सामने है। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर में संशोधन कर सकता है, यानी अमेंडमेंट कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है, एक दो टर्म है यहाँ पर, पहली है सेक्युलर और दूसरा है सोशलिस्ट। ये जो टर्म है इनको प्रियम्बल के अंदर में 44th अमेंडमेंट जो 1978 में किया गया था उसके माध्यम से ऐड किया गया है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों वैसे इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, कई बार मैं आप लोगों को इन वीडियोस के अंदर में ही इनको पढ़ा देता हूं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा देता हूं। तो मेक श्योर करना सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दें। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो आपने कल देखा होगा राहुल गांधी सिटीजनशिप करके जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है वो ट्रेंड कर रहा था। तो मामला क्या है, चलिए आज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। राहुल गांधी जी जो आज के समय पर लीडर ऑफ ओपोजिशन है, तो इनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि इनके पास में यूके की सिटीजनशिप है, यानी ब्रिटेन की नागरिकता है। इस प्रकार का एक पिटीशन कोर्ट के अंदर में फाइल किया गया है और कोर्ट ने भी दोस्तों यहां पे सरकार से बोला है कि भाई आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर बैठाइए और 19 दिसंबर यानी 19 दिसंबर तक अपना डिसीजन बताइए कि आखिरकार यह मामला है क्या। तो चलिए समझते हैं और भारत के अंदर में सिटीजनशिप को लेकर जो लॉ है वो क्या बोलता है वो भी आपको बताऊंगा। तो रिसेंट समय पर ऐसे कुछ आर्टिकल्स आप लोगों ने यहां पर देखे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास में केस गया है। एग्जैक्टली होता यह है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, उन्होंने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में पिटीशन डाला। उनका कहना यह है कि मेरी बात हुई थी एक दूसरे व्यक्ति से और वो जो दूसरे व्यक्ति हैं उन्होंने यूके से इस चीज़ के बारे में पूछताछ की थी या फिर उनसे मेल मांगा था, मेल के थ्रू यहाँ पे यूके का रिप्लाई भी आया था। हालांकि यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन यूके एकदम से जारी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पर यूके ने शेयर किया उन व्यक्ति के साथ में। तो फिर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मेल को देखा गया किनके माध्यम से, जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है इनके माध्यम से। ये बोलते हैं कि मेल मैंने देखा और उस मेल के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियरली ये दर्शाती हैं कि राहुल गांधी जी के पास में यूके की सिटीजनशिप है, ब्रिटेन की नागरिकता है। और अगर ऐसा हुआ, यूके का सिटीजनशिप राहुल गांधी जी के पास हुआ, तो इंडिया वाली जो सिटीजनशिप है, भारत की नागरिकता है, वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। तो इस वजह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, क्या करंट समय पर जो राहुल गांधी हैं वो इंडियन हैं या नहीं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश हुए हैं, आर्टिकल्स आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप को लेकर क्या बोलता है, जरा इस बात को सुनिएगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आर्टिकल नंबर 9 को देखेंगे तो वो मेंशन करता है पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। समझ रहे हैं, यानी इंडिया के अंदर में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। वैसे दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे डुअल सिटीजनशिप भी अलाउ है। कहने का मतलब है उस देश की नागरिकता भी आप ले सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता भी आप ले सकते हैं, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देख पाओगे तो केवल सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ किया जाता है। यानी अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं और आपने यहाँ पे भारत की सिटीजनशिप ले रखी है तो आप दूसरे किसी देश की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। और काफ़ी सारे केस ऐसे होते हैं फ्रॉड वाले जहाँ पे छिपा के दूसरे देश की अगर सिटीजनशिप ली जाएगी, और ऑब्वियस ही बात है अगर आप दूसरे देश की सिटीजनशिप लेंगे तो इंडिया वाली सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी।
ठीक है, क्योंकि इंडिया सिंगल सिटीजनशिप को अलाउ करता है। परसों मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी था, याद होगा आपको। इससे पहले आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यहाँ पर ये मामला उठाया था, दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ पर इस केस को लेकर अपील की थी। फिलहाल के लिए दिल्ली हाई कोर्ट अभी इंतजार कर रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह काम सौंप दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर एक इन्वेस्टिगेशन करे, डिसाइड करे इस पूरे पिटीशन को लेकर मामला क्या है, और इसकी इन्फॉर्मेशन 19 दिसंबर तक प्रेजेंट करे। तो आने वाले समय पर बहुत सारे अपडेट्स इस आर्टिकल को लेकर देखने को मिलने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पर अपडेट्स आएंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। अभी इतना ही याद रखिएगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों आएंगे अपने अगले आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा, और जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख पा रहे हैं वेस्ट एशिया के अंदर में किस प्रकार से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फैला हुआ है। इजराइल और साथ ही साथ में जो हमास है, इनके बीच का पूरा ये युद्ध चला, और इस युद्ध के अंदर में जो लेबनान है दोस्तों वो उतरा, क्योंकि लेबनान के अंदर में एक ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्ला, सभी को पता है। तो हिजबुल्ला ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर में अटैक किया, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी बहुत सारे अटैक किया। आपको पता होगा रिसेंट समय पर पेजर अटैक कितना चर्चाओं में था, वो पेजर अटैक हिजबुल्ला के ऊपर ही किया गया था इजराइल की साइड से। तो इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट लगातार दिन ब दिन बढ़ता चले जा रहा था, और फिर हिजबुल्ला को सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे ईरान खड़ा था, जबकि इजराइल को सपोर्ट करने के लिए उसके पीछे यूएसए खड़ा हुआ है। तो ये डिस्प्यूट और ज़्यादा वाइड लेवल पर एस्केलेट होता उससे पहले ही दोस्तों यहाँ पर इजराइल और लेबनान के बीच में इस मामले को अभी के समय पर सॉल्व करने को लेकर कोशिश की जा रही है, और अभी फोकस किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में एक सीज फायर डील करवाई जाए। सीज फायर मतलब अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बॉर्डर पर कोई भी गोलियां वगैरह नहीं चलाएंगे, अपने बॉर्डर पर शांति बना के रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो सिनेरियो है वो क्रिएट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं सीज फायर को लेकर जो बातचीत है वो ऑलरेडी कल शुरू हो चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया जा रहा है पिछले कुछ समय पे अगर आप देखेंगे तो लगातार ये वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, आज 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो अब मामला आ चुका है इस एरिया के ऊपर में कि अब ये मामला हमें सुधारना होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजा पट्टी के साथ में इजराइल का डिस्प्यूट चल रहा है, इसको लेकर कोई यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है, केवल लेबनान के साथ में सीज फायर को लेकर यह डिस्कशन हो रहा है। और इस पूरे डील को करवाने के लिए यूएसए फ्रांस दोनों उतर चुके हैं। दोनों ने कहा है इस डील को ब्रोकर हम करेंगे, और इजराइल ने इसको अप्रूवल दे दिया। अब यहाँ पर यह मामला शुरू हो चुका है, कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द यहाँ पर इनके बीच में ये शांति बनाई जा सके। और जैसे जैसे शांति बन जाएगी, जितने भी लेबनान के अंदर में लोग प्रेजेंट थे जो अपना एरिया छोड़कर दूसरी जगह पर निकल चुके थे अपनी जान बचाने के लिए, जितने भी डिस्प्लेस लेबनीज हैं वो अपनी जगह पर वापस आना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे ये सीज फायर पूरी तरह से वर्क करने लगेगा या सीज फायर पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो वेडनेसडे में ये सीज फायर किया गया, इस मामले को शांत किया गया, लेकिन उस सीज फायर से पहले आप देख पाएंगे इजराइल का एक भयंकर अटैक भी था। ये फोटो आपके सामने आ रहा होगा जहाँ पे लेबनान की कैपिटल जो बेरूत है, यहाँ पे ये अटैक किया गया, ये स्ट्राइक की गई इजराइल की साइड से। लेकिन उसके थोड़ी घंटों बाद यहाँ पर ये सीज फायर किया गया ताकि मामले को सुलझाया जा सके, क्योंकि ज़्यादा वॉर एस्केलेट होगा और भी कंट्रीज़ इसके अंदर में इन्वॉल्व होंगी, परेशानियाँ और बढ़ेंगी, स्पेशली ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। क्योंकि रिसेंट समय पर आपको पता होगा, एक आर्टिकल मैंने थोड़े दिनों पहले डिस्कस किया था कि लेबनान के अंदर में इजराइल ने भयंकर तरीके से स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था। इतनी भयंकर तरीके से कि लेबनान को लेकर हमारी भारत सरकार ने एडवाइस जारी की थी कि जितने भी इंडियन नेशनल्स लेबनान में प्रेजेंट हैं वो तुरंत यहाँ पे लेबनान छोड़कर निकल जाएं या अपने आप को सेफ प्लेस पर पहुँचा लें। ये सिचुएशन दोस्तों हो चुकी थी। नाउ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेबनान का लोकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इन लोकेशंस को लेकर आने वाले समय पर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली वेस्ट एशिया तो चर्चाओं में। जब हम लोग बात करते हैं ये हमारा पूरा का पूरा एशिया नजर आएगा, ये आपको दोस्तों यहाँ पर इंडिया देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं वेस्ट एशिया की तो ये है वो पर्टिकुलर रीजन, इसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इजराइल और लेबनान। ठीक है, एक सेकेंड, ये आप देख पाएंगे ये रहा इजराइल और इसके ऊपर ये है लेबनान, और इजराइल और लेबनान के बीच में एक बाउंड्री शेयर होती है। ये मैंने बाउंड्री बना दी, नीचे इजराइल, ये लेबनान, ये आपका वेस्ट बैंक हो गया, फिलिस्तीन हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है, इसी लेबनान का जो सदर्न वाला पोर्शन है जिसके ऊपर में मैंने ये कलर कर दिया है, यही पर्टिकुलर रीजन हिजबुल्ला के थ्रू लीड किया जाता है। और हिजबुल्ला यहाँ पर इजराइल के पूरी तरह से अगेंस्ट में है, जिस प्रकार से हमास है उसी प्रकार से हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला को सपोर्ट मिलता है ईरान का, जैसे मैंने आपको बताया, इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर यूएसए का।
तो बॉर्डर पर काफ़ी सारा विवाद था जिसको अभी के समय पर रिजॉल्व करने को लेकर जो ये डिस्कशंस हैं वो किए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बन जाए लेबनान कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ध्यान रखिए मेडिटेरेनियन सी के जस्ट पास में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप लेबनान को देखते हैं तो ये है वो लेबनान और इसके वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी के साथ में लेबनान बॉर्डर को शेयर करता है, इजराइल भी एक बॉर्डर को शेयर करता है, पीछे गाज़ा पट्टी भी यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के साथ में एक बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उसके अलावा लेबनान की जो कैपिटल है वो बेरूत है, जैसा कि हम सबको पता है। उसके अलावा लेबनान मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ सीरिया और इजराइल के साथ में भी बॉर्डर को शेयर करता है। इजराइल के साथ में नीचे से बॉर्डर लगता है और बाकी आप देख पाएंगे सीरिया के साथ में एक लंबा चौड़ा बॉर्डर लेबनान का लगता है। याद रखिएगा, बेसिक डेटा है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। और उसके बाद लेबनान के बारे में और बेसिक फैक्ट अगर हम इतिहास देखें तो एक समय पर जो ये पूरा का पूरा एरिया है ये फर्टाइल क्रीसेंट का हिस्सा हुआ करता था, जिसको हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके कई सारे एम्पायर्स खड़े हुए, उनके अंडर में आया। फिर उसके बाद में वो एम्पायर कोलैप्स हो गए तो ये अलग अलग हटता चला गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, एक समय पर ये पूरा लेबनान जो है ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा हुआ करता था। और उससे भी पहले कई सारे जो बड़े बड़े एंशिएंट एम्पायर्स आए दोस्तों, जिसमें चाहे यहाँ पर आप बात कर लें इजिप्शियन एम्पायर की, चाहे बात कर लें फोनिशियन एम्पायर की, हिटाइट, बेबीलोनियन, पर्शियन, ग्रीक, रोमन एम्पायर, सब के अंडर में लेबनान आ चुका है। लेबनान सारे एम्पायर्स ने रूल कर रखा है। फिर उसके बाद 400 साल तक जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे लंबा जो रूल हुआ वो ऑटोमन एम्पायर ने किया। लगभग 1516 से लेकर 1918 के बीच में जो ऑटोमन एम्पायर एक्सपैंड हुआ था, उन्होंने लेबनान को पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा था। लेबनान उस समय पर उनका हिस्सा था। लेकिन 1920 में 1920 में क्या होता है, मतलब उससे पहले जब ये ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे करके कॉलैप्स हो गया, क्योंकि कोई भी एम्पायर इतना टिका नहीं, कॉलैप्स हो गए कुछ समय बाद। तो ऑटोमन एम्पायर के कॉलैप्स होने के बाद में लेबनान को रूल करने लगा फ्रांस के अंडर में आ गया। फिर दोस्तों 1943 तक फ्रांस ने रूल किया। देन उसके बाद में लेबनान को अपनी आज़ादी मिलती है। देन उसके बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री वो बनकर आता है। ज्योग्राफी अगर हम देखेंगे तो समझ ही चुके हो, ये है वो लेबनान, नीचे इजराइल है और इधर यहाँ पर आपको सीरिया का एक बॉर्डर देखने को मिलेगा। ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, है ना। उसके अलावा लेबनान के अंदर में बहुत सारे माउंटेन पहाड़ी रीजन भी आपको नजर आएंगे। जितने भी ये डार्क ग्रीन वाले रीजन्स आपको दिख रहे हैं, ये सब यहाँ पर माउंटेन्स हैं। उसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, लेबनान में बेका वैली पाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है बेका वैली कहाँ पर है, लेबनान है, लेबनान में प्रेजेंट है। अब वैली क्या होती है, जिसको हम घाटी बोलते हैं। भाई दोनों साइड में पहाड़ है, नीचे यहाँ पर नदी बह रही है। ये जो नीचे वाला रीजन है ये आपका वैली कहलाता है, घाटी कहलाती है ना। तो अभी आप देख पाएंगे लेबनान में जो ये जिस बेका वैली की हम बात कर रहे हैं, ये भी दो पहाड़ों के बीच में है। एक तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे कौन से पहाड़ हैं, लेबनान माउंटेन्स। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे एंटी लेबनान माउंटेन्स। तो ये लेबनान माउंटेन, ये एंटी लेबनान माउंटेन, इनके बीच में आप देख पाएंगे तो ये है बेका वैली, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा है, बीच में से यहाँ पर एक नदी गुजर रही है। तो क्वेश्चन बन सकता है बेका वैली कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली लेबनान में है। और इस पूरे घाटी के अंदर में एक नदी बहती है और इस पूरे घाटी में जो पानी आता है दोस्तों, वो केवल एक लौती नदी से आता है जिसका नाम है लितानी नदी। लितानी रिवर के बारे में ध्यान रखना है, ये वो नदी आपको देखने को मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा लंबी नदी है और एक लौती नदी है जो लेबनान में पूरे साल बहती है, पूरे साल जिसमें पानी रहता है। समझ गए, ये भी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लेबनान वाला आर्टिकल देखा है, ऐसे बहुत आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज के न्यूज़पेपर के, विद प्रॉपर डेटा, विद प्रॉपर नोट्स, जिसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारा काम एक ही जगह पर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो इस ग्रुप में दोस्तों एक ऐसा पीडीएफ दिया जाता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ होता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट को हेल्प मिल जाती है। इस ग्रुप में सभी कंटेंट डेली बेसिस पे अपलोड होता है करंट अफेयर का, तो डायरेक्टली आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। एज अ वेबसाइट की तरह वो ग्रुप काम कर सकता है आपके लिए, तो स्टोरेज का कोई इशू नहीं आएगा। बाकी पीडीएफ्स पुराने भी आपको मिल जाएंगे, तो किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होंगे दोस्तों। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रखें, इसके बेनिफिट्स उठाते रहें और कंटेंट डेली अपलोड हो ही रहा है जैसे मैंने आपको बताया। गारंटी है कुछ दिनों बाद आपको लगेगा मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा।
आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिंक कर पाएंगे और पेज नंबर 1 पे ही आर्टिकल प्रेजेंट है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं चाहो तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें, जो डिटेल्स बताऊंगा उसको शॉर्ट फॉर्म में नोट करते चलिएगा, क्योंकि आज भी कुछ इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल दिख रहा है उसमें WCD मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आया है। ये WCD क्या है? वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इनकी जो मिनिस्टर हैं आज के समय पर वो है अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आप देखेंगे एक साल के अंदर, पिछले एक साल में लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो बाल विवाह होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, वो रोकी गई हैं, जो कि एक अच्छा स्टेप है। तो चाइल्ड मैरिजेस भारत के अंदर में आधी हो गई हैं, ऐसा एक पर्टिकुलर रिपोर्ट का कहना है। इनका कहना यह है कि अगर आप देखेंगे 2019 से लेकर 21 के बीच में चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। एक समय पर 47% के आसपास बाल विवाह हुआ करता था और ये कम होकर आज के समय पर 23.3% के आसपास रह चुका है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि 2006 में हमने एक बड़ा स्टेप चला था और उसमें हमने एक कानून को रिलीज़ किया, और वो जो एक्ट है उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसका मेन पर्पज़ यही है बाल विवाह को रोकना। तो 2006 में कानून आया, लेकिन बाल विवाह उस समय पर हो ही रहा था लगातार। धीरे धीरे करके सिचुएशन इंप्रूव हुई। नाउ करंट समय पर जो सिनेरियो पहले हुआ करता था आज से 10 साल पहले, आज वो आधा हो चुका है। लेकिन फिर भी इस नंबर को, ये जो 23% है, हम सोच रहे हैं यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई आधा हो गया है बाल विवाह। लेकिन आप ये देखेंगे भारत की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बड़ी है ना। हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये 23% भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे आने वाले समय पर टारगेट है इसको हम और ज़्यादा रिड्यूस करें। इवन यहाँ पे मिनिस्टर का कहना है 2029 तक हम चाहते हैं चाइल्ड मैरिज का जो स्तर है, जो इसका रेट है, वो 5% से भी डाउन हो जाए। ये हमारा मेन पर्पज़ है, समझ रहे हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ है, क्योंकि एक बात ये याद रखिए, ऐसा नहीं है चाइल्ड मैरिज केवल भारत में ही होती है, दुनिया भर में बहुत सारे कंट्रीज़ में ये चाइल्ड मैरिज होती है। लेकिन साउथ एशियन कंट्रीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन देशों ने दिया है, और उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एक टॉप पे हम लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए। और ये सब बातें यहाँ पर हमारे मिनिस्टर की साइड से मेंशन की गई। उन्होंने एक कैंपेन को भी लॉन्च किया है और उसका नाम है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, यानी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन। इस कैंपेन में हमारा मेन पर्पज़ क्या होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को जागरूक करें चाइल्ड मैरिज के बारे में, बताएं कि भाई यहाँ पर चाइल्ड मैरिज कितना ज़्यादा एक बड़ा प्रॉब्लम सिनेरियो क्रिएट कर सकता है। वो मैं आपको खुद बताऊंगा अभी, डोंट वरी। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी है कि आखिरकार भारत में अभी भी 23% के आसपास है, तो ये कहाँ पर हो रहा है? तो अभी देखेंगे दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, और वो 7 राज्यों में सबसे पहले है वेस्ट बंगाल, नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड, चौथा है राजस्थान, पांचवा है त्रिपुरा, छठा है असम और सातवां आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ये 7 स्टेट्स हैं, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज अभी भी है, और इनमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट भी हैं, स्टेट्स के अंदर में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा बर्डन पड़ा हुआ है करंट समय पर। इसी को देखते हुए दोस्तों ये पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका मैंने नाम बताया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान। और इस कैंपेन का मेन पर्पस क्या है? एक वेबसाइट को रिलीज़ करना। उस वेबसाइट में हम लोग क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे इसके बारे में, है ना। और बहुत सारी रिपोर्ट्स या बहुत सारे केसेस जो चाइल्ड मैरिज के हैं वो उस वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, और हम किस तरीके से प्रगति कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के मामले में, वो सारी रिपोर्ट, प्रोग्रेस वाली रिपोर्ट भी इसके वेबसाइट पर मैंशनड होगी। पहले भी हमने कई सारे कदम इस प्रकार से उठाए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन हो गया, जहाँ पे हम जो बच्ची है उसको उसकी पढ़ाई को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। उसी प्रकार से ये भी एक कैंपेन है जहाँ पे अवेयरनेस की बात की गई है, क्योंकि इनका कहना यहाँ पर यह है कि हमें फोकस करना होगा अवेयरनेस के ऊपर में। अगर हम कानून वगैरह लाएंगे तो कानून वगैरह हम लाते रहते हैं, लॉज पहले भी आ चुके हैं, आज भी लॉज हैं। आज हम फोकस ये कर रहे हैं कि जैसे आज आप देख पाते हैं जो शादी करने की उम्र है, जो लीगल मिनिमम एज है, वो क्या है? वो यहाँ पर लड़की की होनी चाहिए 18 और लड़के की होनी चाहिए 21। ये लीगल मिनिमम एज है। लेकिन रिसेंट समय पर एक बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में, जहाँ पे मेन पर्पज़ है कि भाई लड़की की उम्र भी बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए, कि कम से कम 21 साल की उम्र में यहाँ पर लड़की की शादी हो। अगर 21 साल से कम उम्र में शादी की जाएगी तो उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ चाइल्ड मैरिज। जैसे आज हम 18 से कम उम्र की शादी में किसी 18 से कम उम्र की लड़की की शादी कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पर एज अ चाइल्ड मैरिज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर अभी उम्र को थोड़ा सा चाइल्ड मैरिज का मिनिमम एज एक्सपैंड करने के बारे में भी डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल में ये भी मेंशन किया जाता है कि हमें फोकस करना होगा, नियम कानून हमारे पास में बहुत हैं, लेकिन उससे अकेला कुछ नहीं होगा जब तक लोग यहाँ पर खुद इसको अपनाएंगे नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा कि चाइल्ड मैरिज के नुकसान कितने ज़्यादा हो सकते हैं। समझ रहे हैं, इसके नुकसान वाकई में बहुत सारा हो सकते हैं, और स्पेशली किसको झेलना पड़ेगा वो नुकसान, वो उस बच्ची को झेलना पड़ेगा जिसकी आपने कम उम्र में शादी कर दी गई है। मुर्शिदाबाद का एक एग्जाम्पल अभी मैं थोड़ी देर में आपको शेयर करूंगा। इतना आपको आर्टिकल समझ में आया। अब चलिए और बाकी जो डिटेल है वो समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये उठता है हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं, जब चल रहा है पहले से तो चलने दीजिए, क्या दिक्कत है। पहले इतना गौर नहीं फरमाया जाता था। आज रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि चाइल्ड मैरिज का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। अब ये सर इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, ज़रा इस बात को सुनिए। पहली चीज़, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो चाइल्ड मैरिज है इसको हम कई बार ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है इस तरीके से कंसीडर करते हैं। ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, इससे यहाँ पर जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ेगा, आपने बच्ची की शादी कर दी है, उसके चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपने सोचा है? नहीं सोचा है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज मतलब अर्ली प्रेगनेंसी, और अर्ली प्रेगनेंसी मतलब उस बच्ची की जो हेल्थ है वो लगातार खराब होती हुई नजर आएगी, और जिस बच्चे को वो जन्म देगी वो भी हेल्दी नहीं होगा। एग्जाम्पल मुर्शिदाबाद का आपको देखने को मिलेगा। रीसेंट रिपोर्ट ने यह बताया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर 10 बच्चों की, नवजात बच्चे, इन्फेंट जिनका जन्म हुआ लेकिन तुरंत यहाँ पर उनकी डेथ हो गई मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के अंदर में। 24 आवर्स के अंदर अंदर, केवल एक दिन की बात कर रहा हूँ, ऐसे 10 बच्चों की जान गई। क्योंकि रीज़न, जिसमें से जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था, जिनकी 10 की 10 बच्चों की जान गई थी, उसके पीछे का रीज़न है सबका लो बर्थ वेट था। यानी कि जब वो बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका एक रिक्वायरमेंट वेट होना चाहिए कि भाई कम से कम इतना वजन होगा तब वो सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन उस वाले रिक्वायर वेट से भी बहुत ही ज़्यादा कम था, लो बर्थ वेट था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है? इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने भी इन 10 बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं थीं, उन सबकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। समझ रहे हैं, और वो 18 से पहले ही यहाँ पर उनकी शादी हो चुकी थी, और कम उम्र में प्रेगनेंसी से यहाँ पर कह सकते हैं उस सिचुएशन की वजह से ये हालात यहाँ पर उनको फेस करने पड़े। और आज हम लोग बोलते हैं, आप मुर्शिदाबाद के बारे में सर्च करेंगे तो मेंशन किया जाता है वन ऑफ द इकोनॉमिकली पुअर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेस की संख्या बहुत ज़्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये पॉइंट आउट करती है कि जो महिलाएं जिनकी उम्र आज 20 से 24 के बीच में है, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और कब हो चुकी है? जब वो 18 से कम की हुआ करती थी। 50% ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी वहाँ पे कह सकते हैं 18 से कम उम्र में कर दी गई थी। तो ये नंबर मुर्शिदाबाद का बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक्सपेंसिव है रिगार्डिंग चाइल्ड मैरिज। इतना आपको क्लियर हो गया। बाकी आज हमारे पास में लॉज वगैरह क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि महिला की जो मिनिमम एज है वो बढ़ा देनी चाहिए। जैसे आज कम से कम 18 साल है कि आप शादी कर सकते हैं लड़की की, लेकिन 18 को बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। और 21 से कम उम्र में शादी करेंगे मतलब फिर वो बाल विवाह कहलाएगा, चाइल्ड मैरिज कहलाएगा। क्वेश्चन यह है कि हम ऐसी डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, 18 साल तक होते होते वो बच्चा क्लास 12 तक रह जाता है, या क्लास 12 की पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, तो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता। अब एजुकेशन नहीं है तो आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी। और ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हेल्थ, जैसे मैंने आपको पहले ही शेयर कर दिया है कि हेल्थ का भी एक बुरा असर पड़ता है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि भाई अर्ली चाइल्ड मैरिज मतलब अर्ली प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद में हेल्थ का डिटोरेशन होना बिल्कुल तय है। और इसी को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स आज के समय पर हमारे पास में प्रेजेंट है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। ये जो योजना है इसको साल 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का मेन पर्पज़ क्या है कि भाई जो भी गर्ल चाइल्ड है उसके कल्याण के लिए काम करना, उसके पेरेंट्स को यहाँ पर एंकरेज करना कि वो इन्वेस्टमेंट करें अपने बच्चे के लिए, आगे भविष्य की पढ़ाई के लिए, तो उसको लेकर यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। फिर उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बालिका समृद्धि योजना भी आपको देखने को मिल जाएगी। वो इनिशिएटिव हम लोगों ने चला रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया गया। ये सब इसलिए चलाया गया है ताकि सिचुएशन को इंप्रूव किया जाए। समझ रहे हैं ना? क्योंकि भले ही चाइल्ड मैरिज कम हुई हो, 23% तक गई हो, लेकिन पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में फिर भी बहुत ज़्यादा है।
मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 2021 का एक डेटा है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2021 का डेटा ये बोलता है कि जो लड़कियों की चाइल्ड मैरिज हुई है 2021 के अंदर में, ठीक है, उसका डेटा क्या है, वो लगभग नंबर है 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ 34 लाख, उसके अलावा 64,450। तो दोस्तों ये नंबर है 2021 का। चाइल्ड मैरिज इन गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स की हुई है तो बॉयज़ की भी होगी। लड़कों की भी यहाँ पर कम उम्र में शादी कर दी जाती, वो भी चाइल्ड मैरिज ही है, सिंपल सी बात है। तो उसका डेटा अगर आप देख पाएंगे वो फिर भी थोड़ा कम है, वो लगभग यहाँ पर कह सकते हैं कि 14 लाख के आसपास है, 14,54,894। ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। 2021 का डेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ। इतने चाइल्ड मैरिजेस हुए हैं, गर्ल्स की ज़्यादा हैं, बॉयज़ की यहाँ पर कम है। समझ रहे हैं? इस वजह से इतनी सारी जो स्कीम्स हैं आज के समय पर देखने को मिलती हैं, जो आज के समय पर चलाई जा रही हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस उम्र को बढ़ाने को लेकर, कि वेमेन की जो एज है, गर्ल की जो एज है स्पेशली 18 से 21 कर देनी चाहिए मिनिमम एज शादी के लिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, बता सकते हैं एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए, जितनी बातें मैंने आपको बताई है वो सब यहाँ पर लिखित में आपके सामने ये डेटा प्रेजेंट है, ठीक है। इस डेटा का आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे चाइल्ड मैरिज अभी भी ज़्यादा हो रही हैं, वो डेटा आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ग्लोबल सिनेरियोज़ क्या है, उसके अलावा जो मिनिमम एज बढ़ाने की बात की गई वो वाला डेटा जो है ये आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इन सबको आप आराम से देख सकते हैं रोक कर। ये एडिटोरियल है आज का, इसको थोड़ा रुक के डिस्कस करेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उससे पहले कुछ और भी काम के आर्टिकल हैं, फटाफट उनको कवर करते हैं। आज के समय पर ये एक एडिटोरियल दोस्तों, ये हमारे आज के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर अवेलेबल है। जैसे आप लोगों ने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपको ये मिल ही गया होगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है ज़रा सुनिएगा। द राइट टू वर्क डिलीटेड। अब ये मामला क्या है, आपके पास में बहुत सारे राइट हैं। आपको पता है पार्ट नंबर 3 के तहत आपके पास में फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। और वो फंडामेंटल राइट सारे के सारे एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई आपके अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आपके पास में पावर है, आप कोर्ट के पास में जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो राइट है उसका उल्लंघन किया गया है ना, तो मेरे राइट की सुरक्षा कीजिए। तो कोर्ट बैठा है आपके राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, वो फंडामेंटल राइट कहलाते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, परसों मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ क्वेश्चन यह है कि ये वाला आर्टिकल क्या डिस्कशन कर रहा है। देखिए, आज जब हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, तो भारत में अभी भी बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। उसको काउंटर करने के लिए बहुत पहले गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई थी जिसका नाम है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत यह बोला गया था कि भारत में जो भी अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास में किसी प्रकार की कोई स्किल नहीं है, उनको हम एज अ लेबर की नौकरी दे देंगे और 1 साल में 100 दिन का उनको काम दिया जाएगा। पर ईयर 100 डेज़ का वर्क दिया जाएगा। 100 डेज़ तक यहाँ पर गवर्नमेंट उनको वर्क प्रोवाइड करवा देगी और वो लेबर का काम करेंगे। उसके बदले में सरकार उनकी जो मजदूरी है, वेजेस वगैरह है, वो टाइम पर प्रोवाइड करवाएगी। इस तरीके से एमजी नरेगा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आया गया। धीरे धीरे करके दोस्तों समय के साथ में इसमें नए नए अपडेट्स आते चले गए। आज हम देख पा रहे हैं कि इसी एमजी नरेगा स्कीम के अंदर में जहाँ पे 100 दिन का काम देने की बात की जाती है, इसमें पिछले कुछ समय पे लाखों लोगों का जो नाम है इस स्कीम से सरकार ने हटा दिया है। वही यहाँ पे कंसर्न दिखाया गया है कि सरकार ने नाम हटा दिया और इन सब के पास में ये राइट है, राइट टू वर्क का, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको डिलीट कर दिया, लिस्ट में से इनका नाम हटा दिया। तो आज इनके राइट का वोलेशन हो रहा है, इनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, उसको लेकर दोस्तों आज ये क्वेश्चन उठ रहा है। क्योंकि एमजी नरेगा वर्कर्स की बात करते हैं तो पिछले 4 सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ा डेटा है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। 10 करोड़ ऐसे वर्कर्स देखने को मिलेंगे जो एमजी नरेगा के तहत आज के समय पर ये वर्क कर रहे हैं। लेकिन 2022-23 के अंदर में हम देख पाते हैं नाम के अंदर में, मतलब लोगों के जो नाम है इस लिस्ट से निकालने वो शुरू कर दिए गए। कारण क्या दिए गए ये सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया एमजी नरेगा में और उसको कंपलसरी कर दिया गया, और वो सिस्टम था एबीपीएस का, ठीक है। अब ये एबीपीएस क्या है, इसका मतलब है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाते हैं आज आधार कार्ड कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बैंक अकाउंट हो चाहे आपका सिम कार्ड हो, सभी चीज़ें आपके आधार से लिंक हैं। आधार से लिंक होंगी तभी यहाँ पर वो सही तरीके से ऑपरेट कर पाएंगी। अब होता यह है कि एमजी नरेगा स्कीम में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले तो सीधा सीधा ये लोग काम करते थे, सरकार इनके खाते में वो इनकी मजदूरी दे दिया करती थी। अब बोला गया कि भाई आप अपना जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है इसके तहत आपको ये सैलरी मिलेगी, ठीक है। आपको आधार कार्ड से सभी चीज़ों को लिंक करवाना होगा। एबीपीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो इसको मैंडेटरी करने के बाद में क्या होता है, आधे लोगों का नाम हट जाता है क्योंकि आधे लोगों के पास में इस प्रकार की कोई फैसिलिटी थी नहीं।
या वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, या वो स्मार्टफोन्स नहीं थे, ऐसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या उनको चलाना नहीं आता था। अब क्या होने लगा, जो वर्कर्स का नाम है वो धीरे धीरे करके डिलीट होने लगा इस लिस्ट में से। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या बोला कि ये जो लोगों का नाम हम हटा रहे हैं इस लिस्ट में से, उसके पीछे का कारण है कि वो लोग काम करने के लिए आज सक्षम नहीं है ना, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। तो इस तरीके का यहाँ पर जो बात है वो बोल दिया, उनका काम करने का मन नहीं है, सक्षम नहीं है, इस चक्कर में हम यहाँ पर उनको हटा रहे हैं। और पता ये चला, जो ये ही मेन रीज़न बताते हुए उन्होंने ये बोला, एक सैम्पल सर्वे में लाखों वर्कर्स हैं जिनका नाम इन्होंने डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। इवन ये आप देख पाएंगे 2021-22 के अंदर में 1.49 करोड़ वर्कर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। और ये नाम डिलीट करने का जो प्रोसेस है ये बढ़ता चला गया। 2022-23 में 5.53 करोड़ वर्कर्स का नाम डिलीट कर दिया गया, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय पर 247% से इंक्रीमेंट हुआ है नाम डिलीट करने के ऊपर में। यानी इनका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया, अब इनको कोई इस प्रकार की नौकरी मिलेगी नहीं। अब यहीं पर दोस्तों इस आर्टिकल में ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है नीचे, डिसअपियरिंग जॉब्स, इसमें कुछ और डेटा भी शेयर किया गया है। क्या शेयर किया गया है ज़रा इसको देखिएगा। यहाँ पर मैं इस फोटो को जूम कर देता हूँ, अब आपको ये क्लियरली नजर आएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है पिछले 4 सालों में देखेंगे तो 10 करोड़ से ज़्यादा जो एमजी नरेगा के वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर में, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। करोड़ों लोग काम कर रहे हैं और 10 करोड़ वर्कर्स का नाम हटा दिए गए। सबसे ज़्यादा जो नाम हटाए गए हैं या डिलीट करे गए हैं वो बिहार से करे गए हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा वेस्ट बंगाल से, देन आंध्र प्रदेश से, देन उसके बाद उड़ीसा से, एंड देन उसके बाद में गुजरात से। और उसके पीछे के गवर्नमेंट ने रीज़न क्या दिया है कि भाई हम क्यों हटा रहे हैं। पहला रीज़न कि भाई वो लोग आज के समय पर सक्षम नहीं है काम करने के लिए, या उनके पास में डुप्लीकेट जॉब कार्ड बना हुआ है, या उनके पास में एप्लीकेशन डुप्लीकेट है, या उनका कोई एग्जिस्टेंट पंचायत के अंदर में नहीं है, ठीक है, या उनकी परिवार पूरा शिफ्ट हो गया, इस चक्कर में नौकरी से हट गए हैं। तो ये सब रीजंस बताए गए, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर दोस्तों जो नाम है वो इस लिस्ट से हटा दिया गया, जिस वजह से यहाँ पे लगातार राइट टू वर्क के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि मामला एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एमजी नरेगा स्कीम के बारे में आपको बता दिया है मैंने कि भाई इसमें मेन पर्पस क्या है हमारा। ये फोटो मैं आपको दिखा चुका हूँ, ग्राफ जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब ज़रा मेन मुद्दे को सुनिएगा। जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं राइट टू वर्क के बारे में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी लिखित में डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। राइट टू वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो लोग हैं, जो पीपल हैं, इनके पास में एक ह्यूमन राइट है, एक अधिकार है काम करने का, ठीक है। एक इनके पास में राइट है राइट टू वर्क का, ठीक है। अब क्या होता है, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए कई बार ये जो काम करने का अधिकार है इसको हम राइट टू एम्प्लॉयमेंट गारंटी की तरह भी देख लेते हैं, लेकिन हम लोग कई बार देख पाते हैं इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता है। और इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता क्यों? क्योंकि कोई पहचान नहीं है इस राइट टू वर्क की। अब राइट टू वर्क की पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में अगर हम इस राइट टू वर्क का स्टेटस एक बार चेक करना चाहें तो वो स्टेटस क्या बोलता है, ज़रा सुनिए। क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली इसके बारे में कोई चीज़ें मेंशन नहीं है। मतलब डायरेक्टली ऐसा तो कहीं पर अधिकार नहीं दिया गया राइट टू वर्क का। जैसा आपके पास में बहुत सारे अधिकार हैं, बोलने का, अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। वैसे दोस्तों राइट टू वर्क का कहीं पर भी ऐसा अधिकार आपको डायरेक्टली नहीं मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, लेकिन एक जगह पर दिया गया है। भले ही यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट में दिया गया हो। फंडामेंटल राइट आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। अब 35 के बाद 36 से 51 तक जो है, यानी 36 से 51 तक वो आपकी DPSPs हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की तो बिल्कुल ये पार्ट नंबर 4 में है, DPSP पता है। पार्ट नंबर 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये भी आपको पता है। जब पार्ट नंबर 4 DPSP की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल नंबर 41 जो है, क्योंकि DPSP आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, तो आर्टिकल 41 को देखोगे तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे यह पावर दी गई है आपको काम करने के अधिकार की। ये जो राइट टू वर्क है आपको दिया गया है, एक अच्छा प्रोविजन आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन बस खाली फंडामेंटल राइट और DPSP में फ़र्क क्या है? फंडामेंटल राइट आर दी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, ये आपको पता है, जबकि जो DPSPs हैं दोस्तों आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। कहने का मतलब है DPSP बस खाली एक डायरेक्शन आपको दी गई है, डायरेक्टिव्स हैं वो आपके, कि भाई हाँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ये राइट टू वर्क के तहत काम करना चाहिए। और आपका मतलब ये राइट टू वर्क आपके पास में अगर है भी तो ऐसा नहीं है कि अगर इसका कोई वायलेशन हो गया, इसका कोई उल्लंघन हो गया तो आप सीधा कोर्ट में जा रहे हो, कोर्ट आपके इस राइट की सुरक्षा करेगा, नहीं, क्योंकि ये नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट है, ध्यान में रखिएगा। जबकि अगर यही चीज़ फंडामेंटल राइट होती है आपकी, तो फंडामेंटल राइट के तहत आप जा सकते थे कोर्ट के अंदर में, आपका नाम हटा दिया गया,
नाम डिलीट कर दिया गया राइट टू वर्क से, तो यहाँ पर आप सीधा कोर्ट में जा सकते थे और बोल सकते थे कि सर ऐसा नहीं है कि मैं विलिंग टू वर्क नहीं हूँ, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है राइट टू वर्क का, आप एक्शन लीजिए। कोर्ट बीच में उतरता, लेकिन डीपीएसपी वाले मामले में नहीं उतरेगा। समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर दोनों के बीच का एक डिफरेंस हमको नज़र आता है। बाकी एक केस भी हुआ था, आपको पता होगा, ओल्गा टेलिस वर्सेस जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया था, बस खाली एक पहचान दी थी कि जो राइट टू वर्क है उसको आप फंडामेंटल राइट की तरह क्यों नहीं देख सकते। देख सकते हैं, कहाँ पर? आर्टिकल 21 में देख सकते हैं। आर्टिकल 21 आपके जीने का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ देता है, तो उसी में आप राइट टू वर्क को इंटरप्रेट करके देख लीजिए। समझ रहे हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर कुछ केस हो चुके हैं, समझ रहे हैं। बाकी एमजी नरेगा की बात करेंगे तो एमजी नरेगा भी यहाँ पर ये गारंटी देता है राइट टू वर्क की। अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं एमजी नरेगा के तहत, तो आपको यहाँ पर अधिकार मिलेगा काम करने का, मतलब आपके पास में राइट है, और आपको वो 100 दिन का जो रोज़गार देगी सरकार, उसके बदले में आपको यहाँ पर जो आपका वेजेस वगैरह है, मजदूरी वगैरह है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये भी यहाँ पर ऐसा नहीं है गारंटीड है इस राइट को पूरे फुलफिल ही करेगा। कहने का मतलब यह है कि एमजी नरेगा के तहत मान लो एक व्यक्ति है, उसका राइट अगर ये फुलफिल नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा कोर्ट में चले जाएगा और कहेगा कि मेरा राइट फुलफिल नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, यानी कि ये जो राइट है एक प्रकार का स्टैचुरी राइट के तौर पर एमजी नरेगा स्कीम में दिया हुआ है, जब चाहेगी गवर्नमेंट इसको विड्रॉ कर सकती है। तो ये ही एक प्रॉब्लम आज के समय पर राइट टू वर्क वाले सिनेरियो में क्रिएट हुई हुई है, जिसको आपने याद रखना होगा एग्जाम के लिए, सुपर इंपॉर्टेंट डेटा। क्लियर? बाकी आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। जितना भी डेटा है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी, परेशान ना होइएगा। ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 11, 12 कहीं पर भी होगा, आप चेक कर लेना। मैं पेज नंबर मेंशन करना भूल गया हूँ, बट ये न्यूज़पेपर में प्रेजेंट है, तभी आपके सामने आर्टिकल्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल ये वाला हम डिस्कस करेंगे, और ये वाला टॉपिक आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात हो रही है ज़रा सुनिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है इंडियन आर्मी रिसीव्स लॉजिस्टिक्स ड्रोन फॉर द यूज़ इन द ईस्टर्न सेक्टर। अपने ईस्टर्न सेक्टर में ड्रोन्स का इस्तेमाल करने के लिए जो हमारी भारतीय आर्मी है, ठीक है, हमारी सेना ने कुछ लॉजिस्टिक्स ड्रोन को रिसीव किया है। सर ये लॉजिस्टिक ड्रोन क्या होता है? देखिए, ड्रोन 2-3 प्रकार के होते हैं। एक ड्रोन तो यहाँ पर आपका होता है जिससे सीधा सीधा आप अटैक कर सकते हैं, लेकिन उसको उड़ान भरने के लिए थोड़ा सा पहले चलना पड़ता है, जैसे एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए थोड़ा चलना पड़ता है ना, वैसे जो डिफेंस वाले ड्रोन्स होते हैं, लड़ाकू वाले जो ड्रोन होते हैं, उनको पहले यहाँ पर चलने के लिए एक रनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो उड़ान भरते हैं, उसके बाद वो अटैक वगैरह कर सकते हैं। वो हमारे होते हैं डिफेंस वाले ड्रोन, है ना, लीथल ड्रोन्स। लेकिन ये है लॉजिस्टिक ड्रोन। लॉजिस्टिक ड्रोन का हम इस्तेमाल करते हैं सामान को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये भी यहाँ पर लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स ही हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इंडियन आर्मी ने इसी प्रकार का दोस्तों जो लॉजिस्टिक ड्रोन है वो अभी के समय पर रिसीव किया है, और उस ड्रोन का नाम ध्यान रखिएगा, उसका नाम है सबल 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, सबल 20 यहां पर उस ड्रोन का नाम है। क्लियर? अब इस ड्रोन की स्पेशलिटी क्या है जरा ये सुनिएगा। यहां पर बोला जा रहा है इस ड्रोन को तैयार किया गया है ताकि हम अपना जो ईस्टर्न सेक्टर है, हमारे देश का जो ईस्टर्न सेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पर इसको डिप्लॉय किया जा सके। फिर ये जो आईआईटी कानपुर है, इन्होंने एक मेजर एडवांसमेंट इसमें कर दिया है, यानी इस ड्रोन में कुछ बदलाव कर दिया, क्योंकि ये ड्रोन ऐसा नहीं है बहुत नया कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है। लंबे समय पहले हमने ये ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ था इसको बनाने को लेकर, समझ रहे हैं। तो ये जो एंड्योर एयर सिस्टम है वो उसकी साइड से यहाँ पर मिल रहा है हमको, और मैं आपको बताऊँ इसको बनाने के अंदर में कुछ हमने चेंजेस भी करे हैं। इस ड्रोन के अंदर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दिया गया है, यानी रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। होता नहीं है भाई, लोगों ने रडार लगा रखे होते हैं, उनकी पकड़ में ड्रोन आ जाता है, उसको शूट डाउन कर देते हैं, बट इसमें ये फैसिलिटी है रडार की पकड़ में ना आए, समझ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों जो ये सबल 20 है, ये एक इलेक्ट्रिक मैंड हेलीकॉप्टर आपको अनमैंड हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। अनमैंड मतलब यहाँ पर कोई इंसान नहीं जाएगा, उसको बस खाली नीचे रोबोट से कंट्रोल करेगा। ये फोटो है और ये उड़ता हुआ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। नीचे रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और लगभग 20 किलो का सामान इसमें आप लगा सकते हैं, जिसको ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। ये इसकी खास बात है। और इसका प्रोसेस दोस्तों 2018 में शुरू कर दिया गया था, और आज सबल 20 बहुत सारे अच्छे फीचर्स को यहाँ पर कह सकते हैं फुलफिल करता है। और ये जो दोस्तों ड्रोन्स हैं, इनके बनाने का जो टेंडर है वो ऑलरेडी हमने 2023 में दे दिया था, और डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ड्रोन्स हमारे पास में आना शुरू हो चुके हैं। जब सबल 20 की बात करते हैं तो VTOL टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VTOL क्या होता है? यह है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी। जैसे आप हेलीकॉप्टर देखते हैं, अब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में एक डिफरेंस आप लोगों ने ये देखा होगा, जब एरोप्लेन होता है तो उसको एक रनवे चाहिए, ठीक है, वो तेजी से भागेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर वो उड़ान भरेगा, लेकिन उसको पहले एक ज़मीन चाहिए होगा, एक हाईवे चाहिए होगा चलने के लिए।
लेकिन हेलीकॉप्टर में एक ही जगह पे रहेगा, वो सीधा उड़ेगा, ठीक है, उसकी पंखुड़ी घूमी और सीधा वो वर्टिकली ऊपर उड़ जाएगा, वर्टिकली एकदम सीधा उड़ जाएगा, उसको कोई आगे वगैरह भागने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो वही हेलीकॉप्टर जैसे यहाँ पर वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वर्टिकल लैंडिंग हो सकती है, उसी प्रकार से ये भी ड्रोन है। अब जैसे डिफेंस वाले ड्रोन आपने देखे होंगे जो भारत ने भी डेवलप किए हैं, तो उनको रनअवे चाहिए होता है भागने के लिए, फिर उसका उड़ान भरता है। लेकिन ये वाला जो ड्रोन है इसमें कोई भी भागने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली सीधा क्या होगा, एक जगह पे उसको स्टैंड कर रखा है, सीधा उठा देंगे, सीधा उड़ा देंगे ऊपर, और सामान ये 20 किलो तक का जो सामान है वो कैरी कर पाएगा। ये इसकी एक बड़ी फैसिलिटी है। बाकी इसमें हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें से कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी, तो ज़्यादा पकड़ में नहीं आएगा, स्टेल्थ फीचर्स ऐड कर दिए हैं, रडार की पकड़ में नहीं आएगा, ये इसके बेनिफिट्स हैं। तो आगे क्वेश्चन बन सकता है सबल 20 के बारे में, तो इस बेसिक फैक्ट को, इस बेसिक डेटा को दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अगली न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों आज के बिजनेस पेज पर प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हो रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है कुछ बिजनेस पर्सनस को जो कि कहीं ना कहीं पॉन्जी स्कीम से या पॉन्जी स्कैम से रिलेटेड थे, उनको यहाँ पे अरेस्ट किया है। मामला क्या ज़रा ये सुनिएगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वेडनेसडे में एक बाप बेटे को अरेस्ट किया है, फादर सन को अरेस्ट किया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रियल इस्टेट के अंदर में धोखाधड़ी कर रहे थे, पॉन्जी स्कीम के तहत लोगों को चूना लगा रहे थे, और ऑलरेडी ईडी का कहना यह है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ने लगभग 2000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया लोगों को, 2000 करोड़ रुपए का। ये सब क्या है? पॉन्जी स्कीम है। तो कहोगे इतने हज़ारों करोड़ रुपए का चूना लोगों को लग चुका है, लोग इतने बेवकूफ़ हैं उन्हें पता नहीं चला? ऐसा नहीं है, ये स्कैम ही ऐसा है, पॉन्जी स्कैम, जहाँ पे लोगों को लालच दिया जाता है, ल्योर किया जाता है, और वो इंसान ऑब्वियस ही बात है पैसे डबल करने के लालच में आ ही जाता है, और जैसे यहाँ पर आ गया लालच में, फंस गया, उसके पैसे जा सकते हैं, कुछ के मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते। अब होता क्या है पॉन्जी स्कीम में, ज़रा ये सुनिएगा। ये ठगने का एक बड़ा तरीका है। यहाँ पर एक इंसान है पॉन्जी स्कीम की शुरुआत कर सकता है, जैसे एक इंसान ने की थी, क्योंकि नाम आज पॉन्जी स्कीम इसका कैसे रखा गया है। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं साइड में, इनका नाम है चार्ल्स पॉन्जी। इन्होंने ही यहाँ पर अमेरिका में सबसे पहली बार इस स्कीम की शुरुआत की थी 1920s में, और हज़ारों अमेरिकन को ठगा था, ठीक है, उनको चूना लगा दिया था। तो तब से यहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं के नाम पे इस स्कीम का नाम रख दिया गया, नाम है पॉन्जी स्कीम या पॉन्जी स्कैम। अब दोस्तों ये स्कैम करा कैसे जाता है, ज़रा ये सुनिएगा। पहले एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति यहाँ पर पूरे स्कैम को अंजाम दे सकता है। अब क्या है कि एक व्यक्ति है और उसने बोला दूसरे व्यक्ति को कि, मतलब उसने दो इंसानों को पकड़ा, एक ए को पकड़ा और एक बी को पकड़ा, और बोला कि आप ना मेरे पास में बड़ी स्कीम है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप मुझको ये इन्वेस्टमेंट कीजिए 10,000 रुपये का, और अगले महीने यहाँ पर आपको 20,000 रुपये लौटा के दे दूंगा। मतलब मैं आपको मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि क्लैरिटी मिले। तो पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में उसको इतना ज़्यादा समझा दिया कि थोड़ा बहुत उसने विश्वास किया, कह रहा कि चलो ठीक है 10,000 ही तो हैं, चलो रख लो, अगले महीने 20,000 लेने आऊँगा। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर इस वाले व्यक्ति के साथ में किया कि आप पैसा इन्वेस्ट करो, 10,000 के 20,000 मैं आपको दूंगा, पैसा डबल 25 दिन में। तो अब क्या होता है भाई, इनको ये पैसा मिल जाता है। मान लो एक महीने बाद इसने कहाँ से ये पैसे लौटा दिए, ठीक है, अब 20,000 इसको दे दिए, 20,000 उसको दे दिए, भाई दोनों के मज़ा आ गए। इन्होंने यहाँ पर दूसरे इंसानों को बताया इस स्कीम के बारे में, और दूसरों ने और दूसरों को बताया, और ऐसे यहाँ पर सब ने एक दूसरे को बताते बताते इस स्कीम का बिल्कुल फैलावा कर दिया। लोगों ने यहाँ पर सोचा यार इनको मिल गए हैं, इनको मिल गए हैं, हमसे पहले वालों को मिल गए हैं, तो हम भी पैसा लगाते हैं, और लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया। अब ये व्यक्ति थोड़े बहुत लोगों को पैसा रिटर्न करता था, ताकि यहाँ पर क्या कर सके, बता सके कि हाँ भाई पैसा रिटर्न किया जाता है, ताकि वो इंसान दूसरे को बता सके। लेकिन दोस्तों एक समय बाद जब ये जो स्कीम है वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके पास में कोई कमाई, कोई प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, कोई कंपनी तो चला नहीं रहा है, कोई प्रोडक्ट तो ये बना नहीं रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसा जो होता है ऊपर का वो उठा के दूसरे को उसको बढ़ा कर दे देता है कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा लो बढ़ गया है, ताकि वो दूसरे 10 लोगों को और बताए, 10 लोग और आके इसके पास में इन्वेस्टमेंट करें। तो जब यहाँ पर आप कह सकते हैं पैसा देने के लिए बचा नहीं, उसको पता है कि अब यहाँ पर ये स्कीम फेलियर मार रही है, यानी कि ये स्कीम कोलैप्स कर रही है, तो यहाँ पर वो लेके सारा पैसा भाग जाएगा एंड में। यही देखिए, यही है पॉन्जी स्कीम। व्हाट इज़ अ पॉन्जी स्कीम? पहले एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर एक नए इन्वेस्टर को इस तरीके से चूना लगा दिया जाएगा, हाई पेमेंट दे दी जाएगी, पैसा रिटर्न किया जाएगा, वो 10 जनों को बताएगा, फिर ऐसे बात बढ़ती चलेगी और बहुत सारे लोग उसके पास में पैसे जमा कर देंगे। अब उसके पास में इतना पैसा आ गया कि वो लेके आराम से भाग सकता है। उसने यहाँ पर बोला कि अब बहुत मुश्किल है यार नए नए इन्वेस्टर को चूना लगा पाना, है ना, कितना पैसा मुझे रिटर्न देना पड़ेगा, इससे अच्छा है ये सब पैसा लेता हूँ इकट्ठा लेके भाग जाता हूँ। यही कहलाती है दोस्तों पॉन्जी स्कीम या पॉन्जी स्कैम।
ठीक है, बहुत ही रफ वर्ड्स में मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। इस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिसमें ये स्कीम परफॉर्म की जाती है। चलिए फिर अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के अखबार में पेज नंबर 14 पे आ जाना, और पेज नंबर 14 पे 2 आर्टिकल काम के हैं। एक तो यह है एलिफेंट को लेकर हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक डेटा रिलीज़ हुआ है, और इसी के जस्ट नीचे दोस्तों चीता को लेकर भी डेटा रिलीज़ हुआ है, तो उसको भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहले ये एलिफेंट वाला डेटा क्या बोलता है ज़रा ये सुनिएगा। हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उनका कहना है, मतलब ओडिशा के स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर, उनका ये कहना है ओडिशा के अंदर में 790 से ज़्यादा जो एलिफेंट्स हैं उनकी पिछले 10 सालों में जान जा चुकी है। इतने सारे एलिफेंट, 790 एलिफेंट मर चुके हैं पिछले 10 सालों में। रीज़न क्या है? एक रीज़न है इलेक्ट्रोक्यूशन, यानी बिजली का करंट लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई, या फिर कोई यहाँ पर अननेचुरल डेथ आपको देखने को मिल जाती है। मतलब 126 हाथी तो ऐसे हैं जिनके ऊपर करंट लग गया, उसकी वजह से डेथ हो गई। 26 हाथी ऐसे हैं जो ट्रेन से टकरा के मर गए। इसी प्रकार से 12 हाथी ऐसे हैं जिनका रोड एक्सीडेंट में जान चली गई। 12 हाथी ऐसे हैं जिनको इंसानों ने मार दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कारण हैं डेथ के पीछे का। तो ऐसे वगैरह वगैरह आप देखेंगे तो 790 हाथियों की जान जा चुकी है पिछले 10 सालों में। वो एक स्पेसिफिक डेटा यहाँ पर शेयर किया है। हमें इस डेटा का करना क्या है? हमें इस डेटा का प्रॉपर उपयोग करना है अपने एग्जाम के लिए। जब बात करते हैं हाथियों की, तो हाथियों के बारे में कुछ बेसिक डेटा मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यूपीएससी 2022 में हाथियों को लेकर क्वेश्चन पूछ चुका है। इनके जेस्टेशन पीरियड, फीमेल एलिफेंट ग्रुप को लीड करती है या नहीं करती है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है? याद आ गया होगा, वैसे पढ़ा चुका हूँ मैं। तो जब बात करते हैं एलिफेंट्स की, तो आपको 2 प्रकार के एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। एक हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स और दूसरे आपको देखने को मिल जाते हैं एशियन एलिफेंट। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? काफ़ी डिफरेंस है। ये आप देख पाएंगे, ये है अफ्रीकन एलिफेंट, ये है एशियन एलिफेंट। कहोगे हमें तो कोई डिफरेंट दिखाई नहीं दे रहा है। डिफरेंस बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे इस वाले फोटो के अंदर में क्लियर आपको पता चलेगा। जैसे यह है एशियन एलिफेंट, इसका सर देखोगे तो इस तरीके से है, डबल हेड है। लेकिन यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट में एक सिंगल आपको हेड देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा जो अफ्रीकन एलिफेंट होता है ये साइज़ में बड़ा होता है। इसका वजन अगर आप देख पाएंगे तो 4000 से लेकर 8000 किलोग्राम तक हो सकता है अफ्रीकन एलिफेंट का वेट। एशियन एलिफेंट की बात करेंगे तो इनका जो वेट है दोस्तों 3000 से लेकर 6000 किलोग्राम के आसपास होता है। जबकि एशियन एलिफेंट के जो कान हैं, कान देखोगे तो थोड़े राउंडेड से होते हैं। इनके कान देखोगे तो पंखे की तरह बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के आपको ये देखने को मिल जाते हैं, है ना। और अफ्रीकन एलिफेंट की जो खाल होती है, ऊपर स्किन होती है, उस पर जो झुर्रियाँ हैं, जो रिंकल्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि एशियन एलिफेंट की जो स्किन है काफ़ी स्मूथ होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अफ्रीकन एलिफेंट के सर पे सिंगल डोम दिखाई देता है, जबकि एशियन एलिफेंट के सर पे आपको डबल डोम दिखाई देगा। इस तरीके से इनका सर होता है, जैसे आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर में, वो है आईयूसीएन स्टेटस। अफ्रीका के अंदर में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में फर्दर 2 प्रकार की सब स्पीशी बांट दी जाती हैं। अफ्रीका में एक होता है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट और दूसरा होता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन सवाना वाला जो एलिफेंट है, इसका आईयूसीएन स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरे में यह प्रजाति आपको देखने को मिल जाती है। जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट वाला एलिफेंट आप देख पाएंगे तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और जो इंडिया वाला एलिफेंट है यानी एशियन एलिफेंट जो है, वो यहाँ पर एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। तो आप इनका आईयूसीएन स्टेटस ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अफ्रीकन एलिफेंट है ये ज़्यादा जीता है एशियन एलिफेंट के कंपैरिजन में। जो अफ्रीका वाला एलिफेंट है इसका लाइफ स्पैन होता है 70 साल का, और ये जो एशिया वाला एलिफेंट है इसका लाइफ स्पैन होता है 48 ईयर्स का, 48 साल का। ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से ये डिटेल मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसको, इस डिटेल को नज़रअंदाज मत करना। अब इतने सारे एलिफेंट्स की जान जा रही है, इसको लेकर हमने रिसेंट समय पर प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था, आपको याद होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट एग्जैक्टली क्या है? जहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग की है कि भाई इन एलिफेंट्स को बचाया जाएगा, एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन के लिए। इनका इलीगल व्यापार होता है, इनकी जो दांत होते हैं वो काट लिए जाते हैं, उनका इलीगल व्यापार होता है ना। तो उन सब चीज़ों को रोकना, इनकी डेथ को काउंटर करना, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। समझ रहे हैं कि भाई इनके ऊपर में रिसर्चेस वगैरह ज़्यादा की जा सकें। लेकिन आज क्या हो रहा है, फिर भी यहाँ पर इतने सारे एलिफेंट्स की पिछले 10 सालों में जान जा चुकी है, जिसको लेकर एक डिटेल अभी मैंने ओडिशा वाली आपके साथ में डिस्कस की। उसी प्रकार से दोस्तों सेम पेज पर ये जो हाथी वाला आर्टिकल था, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक और आर्टिकल है, वो चीता को लेकर प्रेजेंट है। पेज नंबर 14 पर ही यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, 2 कब्स ने जन्म लिया यहाँ पर अभी अफ्रीकन चीता के माध्यम से, लेकिन उनकी जान चली गई।
आपको पता है कि चीता जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एशियाटिक चीता जो एशिया में पाया जाता है, और एक होता है अफ्रीकन चीता जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एशियाटिक चीता ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, केवल 30-40 बचे हैं, वो भी सारे के सारे ईरान में प्रेजेंट हैं, है ना। इंडिया से तो चीता पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुकी है प्रजाति। तो हमने पिछले कुछ समय पर अफ्रीका से, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, यहाँ से ये चीता मंगाए हैं अपने देश में। और हमने दोस्तों कुनु नेशनल पार्क के अंदर में जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, वहाँ पे हमने इन अफ्रीका चीता को रख रखा है। तो रिसेंटली यहाँ पर इन चीता ने कुछ चीता को जन्म भी दिया है। तो 2 बच्चों को अभी रिसेंटली, एक अफ्रीकन चीता है नीरवा, इसने जन्म दिया था, लेकिन यहाँ पर वो दोनों बच्चों की जान चली गई है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और अभी तक जितने भी चीता हमने मंगाए हैं उन सब में देखोगे तो कुनु नेशनल पार्क में टोटल चीता की संख्या आज के समय पर 24 के आसपास हो चुकी है। कितनी? 24 हो चुकी है दोस्तों। द काउंट ऑफ चीता एट द कुनु नेशनल पार्क वाज लास्ट रिपोर्टेड टू बी 24, जो आखिरी बार देखने को मिला है 24 चीता हो चुके हैं। जबकि एक समय था इंडिया में चीता पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमने बाहर से मंगाया, तो ये हमारा लोकली रीजन पाया जाने वाला जो एशियाटिक चीता है वो नहीं है, ये अफ्रीकन चीता है जो हमने मंगाया है दूसरे देशों से। चीता को लेकर अगर आप फैक्ट्स देखेंगे तो जो भी यहाँ पर कैट की स्पीशीज़ हैं, क्योंकि चाहे आप लायन की बात करें, लेपर्ड की बात करें, है ना। अब लेपर्ड चीता अलग अलग है, हाँ बिल्कुल अलग अलग है। जैगवार अलग होता है, लेपर्ड अलग होता है, चीता अलग होता है। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुरानी स्पीशीज़ आपको ये नज़र आती हैं कैट की। और चीता के जो एंसेस्टर हैं, जो इनके पूर्वज हैं, ये इतने पुराने हो सकते हैं, 8.5 मिलियन ईयर्स कह सकते हैं पहले भी यहाँ पर इनके पूर्वजों को ट्रैक किया जा सकता है, ऐसा कुछ डिटेल्स बताता है। दुनिया भर में चीता की संख्या 7,500 के आसपास है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अफ्रीकन चीता हैं जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं, जबकि यहाँ पर एशियाटिक चीता केवल 40-50 नंबर में बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी एशियाटिक और अफ्रीका चीता के बीच के फ़र्क का, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने यहाँ पर इन चीता को इंट्रोड्यूस किया है। जो अफ्रीका वाला चीता है दोस्तों, इसको हमने क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर कर रखा है। सॉरी, एशियाटिक वाला चीता, यानी जो हमारे देश में मतलब पाया जाता था पहले, एशियाटिक जो चीता है, क्योंकि एशियाटिक चीता भारत के अंदर में ऑलरेडी 1952 में आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद से कभी नहीं पाया गया। उसके बाद से यहाँ पर यह चीता खत्म हो चुका है। समझ रहे हैं ना इस बात को। तो केवल कुछ नंबर में बचा है, जैसे मैंने आपको बताया 40-50 नंबर में बचा हुआ है, जो कि ईरान के अंदर में प्रेजेंट है। जबकि यहाँ पर अफ्रीकन चीता जो है इनकी संख्या हज़ारों में है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अफ्रीकन चीता है ये थोड़ा वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN के अंदर में, और एशियाटिक चीता को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर कर रखा है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाली कैटेगरी में है, क्योंकि अभी भी 40-50 जिंदा हैं जो ईरान में है। अगर वो खत्म हो जाते हैं तो इनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में कवर किया जाएगा, यानी पूरी तरह से ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी चीता, लेपर्ड, जैगुआर जैसे मैंने बताया, ये सब अलग अलग होते हैं। तीनों का बीच का फ़र्क आप देख सकते हैं। जैसे आप देख पाएंगे, जब हम लोग चीता की बात करते हैं तो इनके बॉडी के ऊपर में सॉलिड कलर के ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जबकि जो लेपर्ड है उनके बॉडी के ऊपर में जो स्पॉट होते हैं ये फ्लावर शेप में होते हैं। ठीक है, ये आप देख पाएंगे जैसे रोज़ वाले शेप हैं वैसे फ्लावर शेप में होता है। ठीक है, उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जैगुआर की देखेंगे दोस्तों, तो जैगुआर के ऊपर जो शेप है ये थोड़ा सा और अलग है। सेंट्रल में एक स्पॉट है, किनारे किनारे बहुत सारे स्पॉट्स इस तरीके से यहाँ पर जैगुआर के ऊपर में देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर आपका जैगुआर नज़र आएगा। तीनों के जो बॉडी शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और जैगुआर में सबसे बड़ी पहचान यही है कि चीता और लेपर्ड से छोटी पूंछ होती है जैगुआर की। जो जैगुआर की टेल है वो इन दोनों से छोटी होती है, जैसे आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। नाउ चलिए आते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। जो एडिटोरियल बचा था फटाफट यहाँ पर इसको कवर करते हैं, क्या बात हो रही है इस एडिटोरियल के बारे में। देखिए, आज के न्यूज़पेपर में एक और एडिटोरियल है, लेकिन वही दिल्ली की एयर पोल्यूशन को लेकर डिस्कशन हो रहा है। वो इतना मकाम का नहीं है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ एयर पोल्यूशन के बारे में, बहुत आर्टिकल कवर कर चुका हूँ। नाउ इस वाले आर्टिकल में बात हो रही है बैन दिस कार्सिनोजेनिक हार्ड बर्न ड्रग। एक दवाई है जिसके ऊपर में बैन लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कुछ कंट्रीज़ ने बैन लगाया, अभी तक इंडिया ने नहीं लगाया। उसको लेकर यहाँ पर दिनेश ठाकुर और प्रशांत रेड्डी साहब ने यहाँ पर ये इस एडिटोरियल को लिखा है। यहाँ पे कौन सी दवाई की बात हो रही है दोस्तों, तो फटाफट यहाँ पर इसका नाम देखिए, बराबर में लिखा है, यह है रेनिटिडिन। ठीक है, रेनिटिडिन यहाँ पर यह दवाई है। अब रेनिटिडिन कंपनी के बहुत सारे आते हैं, लेंटेक है, ऐसी रेंटेक, ऐसे और भी यहाँ पर बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो आती हैं। ये दवाइयाँ स्पेशली किस चीज़ के लिए हैं, तो एसिड रिफ्लक्स के लिए हैं, यानी कि जो बॉडी के अंदर में एसिडिटी वगैरह होती है, स्टमक के अंदर में है ना, वो एसिडिटी बाहर आ रही होती है, ऐसा लगता है यहाँ पर जो खाना खाया आपने बाहर उबाल मार जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, उसको ट्रीट करने के लिए दवा आती है। तो एसिड रिफ्लक्स कह लो, या फिर इसको कई बार हम लोग गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्टमक एसिड होता है वो बैकवर्ड फ्लो करने लगता है।
आपके ट्यूब के अंदर में, और वो ट्यूब आपके थ्रोट से कनेक्टेड है ना, आपका जो थ्रोट है वो सीधा स्टमक से कनेक्टेड है, तो उस थ्रोट वाले पाइप में वो जो स्टमक एसिड है वो बैकवर्ड फ्लो कर रहा है। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। और ऐसे ही केस को ठीक करने के लिए यहाँ पर मार्केट में कुछ दवाई हैं, जिसमें यहाँ पर रैंटिडिन भी आपको देखने को मिलेगा। रैंटिडिन का एक आता है ज़ेंटेक, लैंटेक, रैंटेक, इस प्रकार की दवाइयाँ, मेडिसिन यहाँ पर इन्होंने तैयार कर रखी हैं या बना रखी हैं, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स का कहना यह है, ये जो दवाइयाँ हैं दोस्तों, इसके अंदर में एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कैंसर हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, और ये रिपोर्ट कोई नई नहीं है, 2020 में ही इसके ऊपर में ये रिसर्च पब्लिश हुई थी, कई सारे कंट्रीज में बैन किया गया। तो इन दवाइयों के अंदर में एक एजेंट है जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में NDMA, फुल फॉर्म देखोगे इसका तो वो है N नाइट्रोसोडिमेथिलेमाइन। ये पर्टिकुलर एजेंट है, ये कैंसर कोजिंग एजेंट है, ध्यान में रखना, इससे कैंसर हो सकता है। तो ये कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है, वो सब्सटेंस या वो रेडिएशन जो कि हमारे बॉडी के अंदर में कैंसर को फॉर्म करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है। सिंपल बात हो गई, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो इस दवाई के अंदर में ये NDMA प्रेजेंट है, ये है N नाइट्रोसोडिमेथिलेमाइन, ठीक है। इसको हम लोग कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस मानते हैं, ठीक है, और इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है, और इंसान अगर इसके ज़्यादा एक्सपोजर में आ सकता है, अगर ज़्यादा एक्सपोजर में आ जाए तो खतरनाक हो सकता है। लिमिटेड वे में ठीक है, लिमिट होती है इसकी एक। अगर आप देखेंगे तो US ने इसकी एक लिमिट सेट की थी कि भाई आप दवाई बनाओ तो आप NDMA का यूज़ कर लेना, लेकिन NDMA का जब आप उपयोग करोगे तो 96 नैनोग्राम से ज़्यादा मत करना, केवल 96 नैनोग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दवा बनाने वाली कंपनी ने पता है कितना इस्तेमाल किया, 3 लाख से ज़्यादा नैनोग्राम्स। और 3 लाख क्या, 30 लाख है स्पेशली, 30 लाख नैनोग्राम के आसपास यहाँ पर सैंपल्स के अंदर में पाया गया। तो NDMA की मात्रा ज़्यादा है, और इतना एक्सपोजर आराम से एक इंसान को कैंसर कर सकता है। भाई वो दवाई खा रहा है अपने स्टमक एसिडिटी को ठीक करने के लिए, और पता चल रहा है उस दवाई की वजह से उसको कैंसर हो गया। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पर इस कार्सिनोजेनिक बीमारी के बारे में, सॉरी इस दवाई के बारे में, जिसका नाम है रैनिटिडिन। तो ध्यान रखिएगा। तो राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई यहाँ पर US की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर में चेक किया, रोक लगाई। तो हमें भी यहाँ नहीं है कि जो भारतीय सरकार है इनको भी इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जो ये रैंटिडिन है दोस्तों, ये मेडिसिन आपकी एसिडिटी को तो ठीक करेगा, लेकिन आज मार्केट में कई सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है, चाहे वो टैबलेट का फॉर्म हो, चाहे वो इंजेक्शन का फॉर्म हो, उन सभी फॉर्म्स में ये अवेलेबल है। और इससे लार्ज अमाउंट में अगर आप कंज्यूम करेंगे तो कैंसर हो जाएगा एक इंसान को। और CDSCO ऑलरेडी पहले भी, क्योंकि ये बात हमारी गवर्नमेंट को पता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता है, जो हमारे पास में सेंट्रल ड्रग को मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, दवाइयों को रेगुलेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऑलरेडी राज्य सरकारों से पहले बोल चुका है कि जो भी आप दवाई बेच रहे हैं उसको प्रेस्क्रिप्शन के तहत बेचिए, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी दवाई ये वाली बेच रहे हैं आप, जिसके अंदर में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस ज़्यादा होगा, उसको शेड्यूल H के तहत बेचिए। यह शेड्यूल H का नंबर दोस्तों यहाँ पे लगा दिया गया, लेकिन आपने रोक नहीं लगाई। अब शेड्यूल H क्या होता है, ज़रा ये सुनिए। शेड्यूल H बेसिकली एक कंडीशन होती है दवाइयों को लेकर कि भाई यहाँ पर जो हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स है 1945 का, इस नियम के तहत ये बोला जाता है कोई भी दवाई अगर शेड्यूल H के अंदर में कवर की गई है तो उसके ऊपर में कुछ RX करके यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर उसके ऊपर में बना दिया जाएगा। और जो भी दवाई इस शेड्यूल में कवर की जाएगी वो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकती है, ऐसे किसी को भी आप नहीं दे सकते। कोई एक अच्छा मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, अगर उसने प्रेस्क्राइब किया है, अपने साइन किए हैं, तभी आप ये दवा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है इस दवा के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ जाएँ। तो ऐसी दवा को दोस्तों यहाँ पर शेड्यूल H में कवर किया जाता है। बट इसमें तो यहाँ पर जो संख्या है NDMA की वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर अपने इस दवाई को रेगुलेट करने वाली जो ये चेन सेटिंग्स हैं, इनके अंदर में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, वो यहाँ पे राइटर बोलते हैं। क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट क्या बोलता है वो मैंने आपको बता दिया। हमारे पास में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, हमारे पास में पावर है इस दवा को मैन्युफैक्चर करने की, तो हमें ये करना चाहिए। और ये सही समय है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया है, इस कंपनी को कोर्ट के अंदर में खींचा गया है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर फाइन मारा गया है। तो हमारे पास भी मौका है कि हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, तुरंत इसको रोक सकते हैं, तुरंत यहाँ पर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो सेल है इसके ऊपर में एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट के पास में हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम के तहत पावर है कि वो किसी भी दवाई को प्रिसाइजली यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं,
तो भाई उनको करना चाहिए, क्योंकि ये पावर देता है, उनके पास में पावर है कि किसी भी दवा की जो मैन्युफैक्चरिंग है या उसकी जो बिक्री है कंट्री के अंदर में उसको रेगुलेट करना चाहिए। तो आज हमें यहाँ पर इस दवा को लेकर एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे हमारे राइटर एक्सप्लेन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या मैंने आपको बताया कि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पहली चीज़ वो क्या होते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। स्केड्यूल एच क्या बोलता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल का, कि भैया जो दवाई को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वो दवाई स्केड्यूल एच में कवर की जाती है, ऐसे किसी के कहने पे नहीं दी जाएगी। फिर यहाँ पर कौन से सब्सटेंस की बात हो रही है, एनडीएमए की, इसको लेकर नोट बना लेना जो एनडीएमए है, ठीक है। इसको बोलते हैं एन नाइट्रोसोडी मेथिलेमाइन, तो ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। ये भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। उसके अलावा रेंडिटाइन के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, एक बहुत ज़्यादा पुरानी दवाई है जो स्पेशली स्टमक एसिड को लेकर यहाँ पे काम करती है। इसको कई बार एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी ऐड कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम्स क्या है वो आपके सामने लिस्ट में प्रेजेंट है। चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आज के लेक्चर से मिली होगी। आज का न्यूज़पेपर लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया गया है विद प्रॉपर डिटेल्स, विद प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।